अच्छा, अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.5। सही है। इससे पहले हमने जो है वो 4.2 से लेके 4.4 के अंदर जो है वो हमने एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ा था। अब 4.5 से 4.7 तक अब हम जो है वो सेकंड टाइप की प्रोग्रेशन को पढ़ेंगे, समझेंगे। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। सही है। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं जीपी। अच्छा भाई, जिस तरीके से आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर एपी के अंदर आपके पास सीरीज थी और सीक्वेंस थी, इसी तरह जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी में भी सीक्वेंस होगी और सीरीज होगी। और जैसे उधर भी मीन था एएम, इधर भी मीन होगा जीएम, जियोमेट्रिक मीन। सही है। तो तीन एक्सरसाइज है। 4.5 जियोमेट्रिक सीक्वेंस की है, जिसमें हम उसकी टर्म्स निकालेंगे। सही है। टर्म से रिलेटेड। और अंदर जो है वो हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें हम करेंगे ज्योमेट्रिक मीन। और फिर जो 4.7 है हम उसमें ज्योमेट्रिक सीरीज। सही है। सीरीज में सम आता है, लेकिन जीपी के अंदर जो है वो सम फाइनाइट टर्म्स का भी होता है। फाइनाइट मींस एन टर्म्स तक का सम भी होता है, और इनफाइनाइट टर्म्स का सम भी होता है। सही है ना। जीपी के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज भी है। अच्छा, तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। सही है। अरिथमेटिक के अंदर क्या था, हर दो टर्म्स के दरमियान, कोई भी एक सीक्वेंस है उसकी हर दो टर्म्स के दरमियान एक स्पेसिफिक क्या था, डिफरेंस आ रहा था। सही है ना। कॉमन डिफरेंस सेम था, हर दो टर्म्स के दरमियान में पर्टिकुलर डिफरेंस था। यहाँ पे डिफरेंस नहीं होगा बल्कि रेशो, कॉमन रेशो होगा। रेशो सेम होगा। सही है। यहाँ पे आपके पास क्या है, आप वो दो टर्म्स को माइनस नहीं कराओगे बल्कि डिवाइड करवाओगे। सही है। जैसे मैं लिखता हूँ, मेरे पास फर्स्ट टर्म है 3, फिर मेरे पास नेक्स्ट टर्म है 9, फिर 27, फिर 81। ऐसे ही है। तो आप क्या बोलोगे सर, अगर मैं से 9 डिवाइड बाय, या मैं थर्ड टर्म को डिवाइड करूँ, 27 डिवाइड बाय 9 करूँ, या मैं फोर्थ टर्म को डिवाइड 81 डिवाइड करूँ, तीनों को डिवाइड करो, 3 आता है। 27 डिवाइड बाय 9 फिर भी 3 आता है। 80 20, तो ये भी क्या आता है, 3 ही आता है। सही है। तो आप हर टर्म का हर दो रेशो, जैसे वहां पे डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस कहते थे, यहाँ पे कॉमन रेशो कहते हैं। तो कॉमन रेशो सेम होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर जीपी के अंदर आपके पास क्या होता है, हर दो टर्म्स का जो रेशो होता है वो सेम आ रहा होता है। सही है। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास जैसे ही कोई भी टर्म जो है वो एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट टर्म एक नंबर से मल्टीप्लाई हुई तो सेकंड टर्म आ गई, फिर सेकंड टर्म उसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई हुई तो थर्ड टर्म आ गई। अब देखो ना, 3, फर्स्ट टर्म 3 थी, जैसे ही आपने 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया। सेकंड टर्म क्या है, 9, फिर 9 को आपने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो फिर थर्ड टर्म आ गई 27। फिर आपने थर्ड टर्म 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 81, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। सही है। तो आपके पास क्या हो रहा होता है यहाँ पे, न्यू टर्म कैसे आती है, प्रीवियस टर्म में जैसे ही कोई पर्टिकुलर नंबर, स्पेसिफिक नंबर मल्टीप्लाई होता है, नई टर्म आ जाती है। सही है। तो इस वजह से हर दो टर्म्स का रेशो क्या होता है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। तो ऐसी सीरीज, ऐसी सीक्वेंस जिसमें कॉमन रेशो सेम होता है वो जीपी के अंदर होती है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाती है। इसमें देख लो, यहाँ तक कुछ पूछना है। चलो। अच्छा, और वो ये सीक्वेंस और सीरीज का कॉन्सेप्ट सब जगह सेम ही है। अगर दो पूरी हर दो टर्म्स के बीच तो वो सीक्वेंस है, और अगर प्लस का साइन है या माइनस का साइन है तो वो फिर आपके पास सीरीज होती है। सही है। जब भी सीक्वेंस होगी तो आप उसका क्या निकालोगे, टर्म निकालोगे या फिर मीन निकालोगे। सही है। मीन के लिए एक अलग एक्सरसाइज आएगी, और अगर सीरीज आ जाती है तो फिर आप उसमें सम निकाल रहे होते हो। सही है। चलो आओ। अब मेरे पास जो है वो स्टैंडर्ड क्या है, आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर फर्स्ट टर्म होती है ए। जैसे एपी के अंदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी फर्स्ट टर्म क्या थी, ए। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी फर्स्ट टर्म क्या है, ए ही है। सही है। सेकंड टर्म कैसे आएगी, जैसे ही आप फर्स्ट टर्म ए को कॉमन रेशो आर से मल्टीप्लाई करोगे। सही है ना। कॉमन रेशो है उसको आर से लिखते हैं, स्मॉल आर से। सही है। तो जैसे ही आप फर्स्ट टर्म को आर से मल्टीप्लाई करोगे सेकंड टर्म आ जाएगी। इस जैसे ही फिर थर्ड टर्म कैसे आएगी, जैसे ही आप सेकंड टर्म को ए आर को एक और आर से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब आर स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, कौन सी टर्म आ जाएगी, थर्ड टर्म आ जाएगी। फोर्थ टर्म में क्या होगा, जैसे ही आपके पास प्रीवियस टर्म कौन सी,
थर्ड टर्म एक और आर से मल्टीप्लाई होगी, ए आर स्क्वायर में एक और आर आ जाए तो आर क्यूब, तो फिर आपके पास कौन सी टर्म आ जाएगी, थर्ड टर्म, सॉरी फोर्थ टर्म आ जाएगी। फिफ्थ टर्म में क्या होगा, जैसे ही आप जो है वो फोर्थ टर्म को एक और आर से मल्टीप्लाई करोगे तो फिफ्थ टर्म आ जाएगा, मतलब ए आर की पावर 4 एंड सो ऑन, चलते चलते चलते। अच्छा, तो इसकी nth टर्म का क्या फॉर्मूला बनेगा, जनरल टर्म का क्या फॉर्मूला बनेगा। अब देखो फर्स्ट टर्म में आर नहीं है, सेकंड टर्म में आर की पावर 1 है, थर्ड टर्म में आर की पावर 2 है, फोर्थ टर्म में आर की पावर 3 है, फिफ्थ टर्म में आर की पावर 4 है। सही है। तो आपके पास जो भी टर्म आ रही है आर की पावर उससे एक कम आ रही है, ऐसे ही है ना। जो टर्म होगी उसमें आर की पावर क्या आ जाएगी, n-1। सही है। एन से एक कम क्या होता है, n-1। और हर टर्म में ए आ रहा है तो लास्ट टर्म nth टर्म में भी क्या आएगा, ए आएगा। तो ये ए आर की पावर n-1 ये किसका फॉर्मूला बन गया आपके पास, nth टर्म का फॉर्मूला बन गया, जनरल टर्म का फॉर्मूला बन गया। और हम nth टर्म को, जनरल टर्म को किस पावर n-1 ये किस में होता है आपके पास, nth टर्म का फॉर्मूला ये वाला किस में होता है, ए आर की पावर n-1 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जी। सही है। अच्छा, ए क्या है, ए वही आपके पास फर्स्ट टर्म है। सही है। एन नंबर ऑफ टर्म्स है, कोई फर्क नहीं है। जो एपी में था ए फर्स्ट टर्म था, एन नंबर ऑफ टर्म्स है, यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही है। ए एन वहां भी लास्ट टर्म थी, यहाँ भी लास्ट टर्म है। या फिर एन टर्म दूसरा नाम, यहाँ भी दूसरा नाम एन टर्म है, तीसरा नाम जनरल टर्म है। चौथा नाम, अच्छा चलो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे सबसे पहले एक्सरसाइज 4.5 का। क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग जीपी। आपके पास डिफरेंट पार्ट्स है, हर पार्ट में एक जीपी गिवन दी हुई है, जीपी की सीक्वेंस है। सही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस गिवन दी हुई है। और बोल रहे हैं इंडिकेटेड टर्म निकालो, और बता दिया है कि आपने कौन सी टर्म निकालनी है। अच्छा उस वक्त बताओ कौन सा पार्ट करवाओ, 5 वाले के अलावा बोलना, 5 आपने करना है। 3 वाला। 3 में आपको क्या है, क्या जीपी गिवन दे दी है, 4,2√2, कॉमा 2, फिर ये चलते चलते, सही है, चलते चलते आगे लिख दिया 12th टर्म। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपके पास जो है वो ये एक जीपी गिवन दे दी है। सही है, आपके पास जो है वो अरीशा फिर से एक बार क्वेश्चन 1 को रीड कर लेते हैं। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, बिल्कुल अभी हमने स्टार्ट ही लिया है फिर से। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग जीपी। आपके पास इसके डिफरेंट पार्ट्स है, क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 5 पार्ट्स है, जिसमें से 3 वाला मैं करवा रहा हूँ, बाकी बिल्कुल सेम मेथड से होंगे, आप करोगे। बोल रहा है इंडिकेटेड टर्म निकालो, इंडिकेटेड टर्म मीन जो आपको टर्म बोल दी जाए वो निकालो। सही है। और आपके पास जो है वो एक जीपी गिवन है, सवाल में लिख दिया गया है कि ये जो सीक्वेंस गिवन है ये जीपी में है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, फॉर अ जीपी। तो पार्ट 3 हमने लिख दिया है, पार्ट 3 में हमारे पास क्या है, 4,2√2, 2, चलते चलते आगे क्या लिख दिया, 12th टर्म। कॉमे जो एंड में जो लिखा हुआ है ना 12th टर्म, इसका मतलब कौन सी टर्म निकालनी है, इंडिकेटेड टर्म कौन सी है, 12, A12 फाइंड करना है। सही है, फर्स्ट टर्म ए गिवन दी हुई है, क्या है 4। एंड अगर 12th टर्म निकालनी है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, एन की क्या वैल्यू हो गई, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास है 12। ऐसे ही है ना, A12 का मीन मतलब क्या है, 12th टर्म निकाल, 12th टर्म का क्या मतलब है, 12th टर्म निकालो तो एन की वैल्यू क्या होगी, 12 होगी, A12 निकालेंगे। सही है। फर्स्ट टर्म ए गिवन दी हुई है,
अच्छा, और अब हमें इधर कॉमन रेशो चाहिए आर। कॉमन रेशो हम निकाल लेते हैं। कॉमन रेशो कैसे निकालेंगे? जो सीक्वेंस गिवन दी हुई है उसकी मदद से। सीक्वेंस की 3 टर्म्स मिनिमम गिवन हमें चाहिए, 3 टर्म्स होनी चाहिए। 3 से ज्यादा हो तो कोई मसला नहीं है, 3 से कम होगी तो काम नहीं हो सकता। सही है। अच्छा, लेकिन इस सवाल में जीपी में लिख दिया है, अगर 2 भी दे दे तो भी काम चल जाएगा। सही है, क्योंकि सवाल में बोल दिया कि ये जो सीक्वेंस है ये जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो 2 टर्म से भी काम हो जाएगा। अगर आपके पास एक सीक्वेंस गिवन हो और उसमें लिखा हुआ ही नहीं है कि जीपी में है, एचपी में है, एपी में है, किस में है, तो फिर 2 टर्म से काम नहीं होगा, फिर मिनिमम 3 टर्म्स की नीड होगी। अच्छा, तो अब कॉमन रेशो कैसे निकालेंगे? सेकंड टर्म को डिवाइड कर देंगे फर्स्ट से, 2√2 डिवाइड बाय 4। और इसी तरह हम डिवाइड कर देंगे थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से, 2 डिवाइड बाय 2√2। मुझे कैलकुलेटर से बेटा डिवाइड करके आंसर बताओ, दोनों का क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। 2√2 डिवाइड बाय 4 करो अरीशा। क्या आ गया? टू टू रूट टू डिवाइड बाय फोर इज रूट रूट टू टू अपॉन अपॉन टू टू आएगा। रूट जी टू सर। अपॉन टू सही है। इसी तरह 2 डिवाइड बाय 2√2 करो, यही आ रहा है, √2/2। जी सर यही आ रहा है। चलो, तो इसका मतलब ये जीपी में है, सवाल में जो लिखा हुआ है वो सही है। कॉमन रेशियो आ गया है। फर्स्ट टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स है। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे एन टर्म का, जनरल टर्म का। an = a r की पावर n-1। ए एन की जगह पे आ जाएगा 12, इक्वल टू ए की वैल्यू है 4, मल्टीप्लाई आर, आर की वैल्यू है √2/2, मल्टीप्लाई एन, पावर पावर में है एन, एन की जगह पे 12 - 1, तो 4√2 डिवाइड बाय 2 की होल पावर 12 - 1 इज 11। अच्छा, अब यहाँ पे एक गलती ये नहीं कर देना कि 4 और 2 को पता चला आपने कैंसिल कर दिया। 4 और 2 कैंसिल नहीं हो सकते, क्योंकि √2/2 इस पूरे ब्रैकेट के होल पे क्या पावर लिखी हुई है? 11। इसका मतलब ये है कि डिवाइड में आपके पास जो है वो सिर्फ 2 एक नहीं है, 11 2 है। सही है, तो आप सिंपली इसको कैलकुलेटर में एंटर करो और मुझे आंसर बता दो। A12 की क्या वैल्यू आ जाए आ गई, बता दो। 4 लिखो, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, फिर ब्रैकेट ओपन करो, ऊपर उसमें फ्रैक्शन √2/2, ब्रैकेट क्लोज करो और पावर में 11 लिख दो, और इसका आंसर बता दो क्या आ रहा है। पॉइंट्स में आ रही डेसिमल में आ रहा है, जी जीरो फ्रैक्शन पॉइंट में जीरो नहीं दे रहा है, एट एट फ्रैक्शन में आंसर नहीं दे रहा है। नहीं सर। तो बस डेसिमल में लिख देते, कोई मसला नहीं है। बताओ क्या है? 0.088 जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट जीरो एट एट जीरो एट एट एक और नंबर बताओ। 3। 3। चलो, तो हमारे पास जो ये सीक्वेंस गिवन दी हुई थी, इसकी जो 12 टर्म होगी वो 0.0883। सही है। अगर आप इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो तो कैसे लिख सकते हो? बताओगे इस डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे? हम्म तो बताओ बताओ क्या हुआ? डेसिमल शिफ्ट करेंगे। डेसिमल, हाँ, मतलब डेसिमल को 3 के एंड में ले जाओगे। सही है, डेसिमल शिफ्ट होगा और डेसिमल यहाँ से उठ के लास्ट डिजिट के बाद चला जाएगा। सही है, जी तो लेके जाओ और मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है। इसलिए एक्सपेरिमेंट लगेगा ना। एक्सपोनेंट नहीं लगेगा। सिंपल क्या होगा, इधर देखो, और ये भी लिख सकते हो। और डेसिमल में अगर चाहते हो आंसर देना, सॉरी फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में दे दो। डेसिमल जो है बेटा यहाँ से अपनी जगह से उठेगा और लास्ट डिजिट जो 3 है उसके बाद आ जाएगा। तो 883, एक्सपोनेंट नहीं लगा रहे, सही है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। और डिवाइड में जितने डिजिट डेसिमल आगे किया उतने जीरो आ जाएंगे। एक जीरो है, दूसरा 1 8 है, तीसरा डिजिट 8 है और चौथा डिजिट 3 है, तो टोटल 4 डिजिट डेसिमल आगे जा रहा है। तो डिवाइड में 4 जीरो आ जाएंगे और साथ में एक 1 आ जाएगा। तो आपके पास जो 12 टर्म आ रही है वो है 883/10,000, ये 12 टर्म होगी, या 0.0883। सही है, इसमें देख लो, कुछ पूछना है? हाँ सर। ओके, चलो आगे चलते हैं। सही है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मूव करते हैं। इसके जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर 1 के, जो बाकी पार्ट्स है, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गए और 5, ये सारे होमवर्क के बिल्कुल ऐसे ही होंगे। हाँ, 5 वाले में थोड़ी सी वर्किंग ज्यादा होगी, वो इस सेंस इसलिए, हाँ, कि आपके पास जो है उसमें बी और सी लिखा हुआ है। सही, जो टर्म्स है ना उसमें नंबर्स नहीं लिखे हुए, अल्फाबेट्स लिखे हुए, बी और सी। तो आंसर भी जो आएगी, 12 टर्म भी आएगी, वो भी बी और सी की फॉर्म में ही आएगी। सही है। अच्छा,
हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इधर, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इन अ जीपी, क्वेश्चन में ही लिख दिया भाई ये जीपी है, सही है, बात खत्म। A1 जीपी है, ए वन है 5/9। A1 क्या होता है भाई? A1 तो ए होती है, ए होता है फर्स्ट टर्म होती है, सही है, फर्स्ट टर्म इसने गिवन दे दी 5/9। और आगे लिख रहा है A6, A6 मीन सिक्स टर्म, सिक्स टर्म की वैल्यू दे दी 1515625/9, सही है, सिक्स टर्म गिवन दे दी और फर्स्ट टर्म गिवन दे दी, और ये जीपी में सवाल में बता दिया। फाइंड इट्स nth टर्म, क्या निकालना है? इसकी nth टर्म निकालना है, nth टर्म का फॉर्मूला बनाना है, nth टर्म फाइंड करनी है, an फाइंड करना है, an निकालना है। ये आ जाओ, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, मुझे an निकालना है, an का मैं फॉर्मूला यूज कर लूंगा। an का फॉर्मूला क्या होता है? a r की पावर n-1। देखो a n जब भी निकालने को बोलेगा तो n की जगह पे n ही रहेगा, n की जगह पे कोई वैल्यू नहीं आएगी। अच्छा, तो इस फॉर्मूले में a n निकालने के लिए मुझे एक तो a की वैल्यू चाहिए, वो गिवन है 5/9। A1 फर्स्ट टर्म a ही होती है ना, और दूसरा मुझे r चाहिए, कॉमन रेशियो वो नहीं है, तो वो मुझे निकालना पड़ेगा सबसे पहले। फिर मेरे पास nth टर्म का इसका a n का वैल्यू आ जाएगी, फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम देता हूँ। अब आर निकालने के लिए हम काम करेंगे, कैसे निकालेंगे आर? अब मेरे को इसने एक चीज गिवन दी हुई है, क्या क्या गिवन दिया हुआ है? सिक्स टर्म, सिक्स, A6 की वैल्यू। तो A6 मतलब n की जगह पे क्या पुट कर दूं मैं? सिक्स। तो मैं सबसे पहले पुट करूंगा n=6। जो इक्वेशन ए है इसमें मैं n की जगह पे सिक्स पुट करूंगा, n की जगह पे सिक्स इक्वल टू ए। ए की वैल्यू तो मेरे पास गिवन है 5/9। आर वही तो फाइंड करना है, वही तो नहीं है। n की जगह पे आ जाएगा 6 - 1, सही है। ए सिक्स की क्या वैल्यू है? 15625 डिवाइड बाय 9, 15625 डिवाइड बाय 9। अब दूसरी साइड पे, राइट साइड पे, जो 9 डिवाइड में है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू r⁻6 - 1 = 5। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा? r आ जाएगा। 9 से 9 कैंसिल, 15625 को डिवाइड करो 5 से और आंसर बताओ। 3 1 2 5 r⁻3 1 2 5। 3125, सही है। अब मुझे आर निकालना है, ये तो वैल्यू r⁻5 की आई है, तो अब मुझे पावर 5 हटानी है आर के ऊपर से। जब स्क्वायर होता है तो मैं स्क्वायर हटाने के लिए क्या करता हूँ? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। तो इस बार जो है वो मेरे पास क्या है, कौन सी पावर? क्यूब होता है तो मैं क्या लेता हूँ? क्यूब रूट ले लेता हूँ दोनों साइड पे। पावर 5 है तो कौन सा रूट लूंगा? फिफ्थ रूट ले लूंगा दोनों साइड पे, ताकि पावर 5 हट जाए। तो मैंने दोनों साइड पे क्या ले लिया? फिफ्थ रूट ले लिया। r5 रूट, फिफ्थ रूट, और r5 इक्वल टू फिफ्थ रूट और 3125। तो ये 5 पावर और फिफ्थ रूट आपस में कैंसिल, तो आर की वैल्यू आ जाएगी, आर इक्वल टू, कैलकुलेटर में बेटा आपके पास फिफ्थ रूट का ऑप्शन है, 5 तो आ आप गया। फिफ्थ, हाँ, 3125 का फिफ्थ रूट निकाल लो, 5 आ जाएगा, सही है। कैलकुलेटर में आपके पास जो है वो 99 रूट तक निकाल सकती हो, रूट और उसका इंडेक्स 99, क्योंकि कैलकुलेटर की जो लिमिट्स है ना वो पावर्स में या रूट्स में 99 से ज्यादा की नहीं है इसकी, तो 99 तक आप निकाल सकते हो, सही है। तो आ गया कॉमन रेशो, आ गया 5, सही है। कॉमन रेशो भी आ गया है, फर्स्ट टर्म भी है, हमें nth टर्म जनरल टर्म का फॉर्मूला बनाना है। तो अब इन दोनों वैल्यूज को, ए को और आर की वैल्यू को इक्वेशन ए में पुट कर देते हैं। पुट r=5 और a की क्या वैल्यू थी? 5/9 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में दोनों की वैल्यूज को पुट कर दो। इक्वेशन ए क्या है? एन की जगह पे एन ही रहेगा क्योंकि एन टर्म निकालनी है। ए की वैल्यू है आपके पास 5/9 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है 5, और ये n-1, सही है। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। आपके पास जो है वो दोनों 5 है ना बीच, ये क्या है? ये बेसिकली मल्टीप्लाई होते हैं ना, ar⁻n-1, ए और आर आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं बीच में। तो देखो नीचे तो 9 ही रहेगा, नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे 9 ही रहेगा। ऊपर जो है वो 5, दो बेसिस है, दोनों ही 5 है। इंडाइसिस में आपने रूल पढ़ा होगा, जब दो बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है। फर्स्ट जो 5 है उसकी पावर कुछ नहीं लिखी तो क्या है? 1, और सेकंड जो 5 है उसकी पावर है n-1, और ये दोनों बेसिस सेम है 5 5, तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, 1 + n-1, सही है। और बेस को एक मर्तबा लिखते हैं। जब भी आपके पास दो या दो से ज्यादा मर्तबा बेसिस लिखी हुई नजर आ रही है, सेम बेसिस है, सही है। बेसिस क्या है? सारी सेम है, 5 5 5 5, 4 4 4 4, 7 7 7 7, सही, सेम बेस है। 3 मर्तबा, 4 मर्तबा, 2 मर्तबा, जितनी मर्तबा भी अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो बेस को एक मर्तबा लिखेंगे और इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, और अगर डिवाइड होगी तो
पावर को ऐड नहीं करेंगे बल्कि सबट्रैक्ट करेंगे। सही, ये इंडाइसिस के अंदर आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर में +1 -1 कैंसिल, तो पावर में क्या रह गया, सिर्फ 5 की पावर n और डिवाइड बाय 9। तो आपके पास जो जनरल टर्म एन टर्म का फॉर्मूला ए एन का क्या फॉर्मूला बन गया, एन की क्या वैल्यू आ गई, एन टर्म की क्या वैल्यू आ गई, 5 की पावर 9, 5 की पावर n डिवाइड बाय 9। इसमें देख लो कुछ पूछना है? हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सही है, 3 भी करेंगे लेकिन 5 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के अंदर आया हुआ है, आसान भी है काफी। अच्छा, क्वेश्चन 5 में क्या बोल रहा है, लेकिन पेपर में ना जिस तरीके से आता है ना उसमें एक चीज नहीं लिखता है वो। सही है, इस तरीके का सवाल हमने एपी में भी किया था, हम एचपी में भी करेंगे और जीपी में भी कर रहे हैं। हाउ मैनी टर्म्स आर इन जीपी, जीपी में कितनी टर्म्स है ये बतानी, हाउ मैनी टर्म्स आर इन जीपी, और आपको एक सीक्वेंस गिवन देती है वो जीपी में है और बोल रहा है इसमें बताओ कि कितनी टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, एन निकालना है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ सवाल में लिख दिया ये जीपी में है, लेकिन पेपर में जब आता है तो एपी जीपी एचपी लिखा हुआ कुछ भी नहीं होता। हाँ, अगर एचपी में होता है तो लिख देता है, बाकी एपी और जीपी के लिए नहीं लिखता है। तो आपको पहले चेक करना पड़ता है कि ये कहीं एपी में है या फिर जीपी में, लेकिन इधर लिख दिया है। सही है। अगर नहीं लिखा होगा तो आप क्या करोगे, हर दो टर्म्स को पहले फर्स्ट सेकंड टर्म को माइनस करोगे फर्स्ट से और थर्ड को माइनस करोगे सेकंड से, देखोगे कॉमन रेशियो सेम आ रहा है तो आप बोलोगे एपी में है। सॉरी, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो आप बोलोगे एपी में है। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो फिर आप क्या करोगे, कॉमन रेशियो निकालोगे, सेकंड टर्म को डिवाइड करोगे फर्स्ट टर्म से और थर्ड टर्म को डिवाइड करोगे सेकंड से, और अगर कॉमन रेशियो सेम आ जाएगा तो आप बोलोगे ये जीपी में है। सही है, एचपी के लिए लिख देता है। चलो, तो इससे सवाल में बता दिया जीपी में, हमने लिख दिया इन अ जीपी, ये जीपी है। हाउ मेनी टर्म्स आर इन जीपी, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स एन फाइंड करना है, जीपी में कितनी टर्म्स है बता दो। जीपी की सीक्वेंस गिवन है 1/3, 1/12, 1/48। चलते 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 लास्ट टर्म क्या लिखी हुई है कॉमे के बाद आखिर में, 196608। अच्छा, इसमें देखो कुछ पूछना है, ये चीज समझ में आ गई है। चलो आगे मूव करते हैं। अब मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है मुझे, फॉर्मूला में वही एन टर्म वाला ए एन वाला यूज करूंगा। सही है, अब गिवन क्या क्या है वो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले तो ए फर्स्ट टर्म गिवन है 1/3, फिर लास्ट टर्म भी गिवन है ए एन। ए एन क्या होती है, लास्ट टर्म, वो गिवन है 1/196608। सही है। अब मुझे कॉमन रेशो निकालना है, कॉमन रेशो कैसे निकालूंगा मैं, आर इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस कर दो फर्स्ट से, 1/12 डिवाइड बाय 1/3 इक्वल टू 1/48 डिवाइड बाय 1/12। करो भाई इन दोनों को डिवाइड और आंसर बताओ क्या आ रहा है, सेम आएगा। ये 1/12 डिवाइड बाय 3 करो, 1/4। हाँ, यही आ रहा है, चेक करो। हम्म, अरीशा बेटा चेक करके बताओ, यही आ रहा है 1/12 डिवाइड बाय 1/3। ऊपर गया तो ये 1/4 आ जाएगा। सही है। इसी तरह 1/48 को डिवाइड करोगे 1/12 से तो भी आंसर 1/4 ही आएगा। सही है, तो कॉमन रेशियो भी आपके पास आ गया है। अब हम जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए फॉर्मूला लिख देंगे एन टर्म का, ए एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन, ए आर की पावर एन माइनस वन। सही है। अच्छा, तो अब जो है वो मेरे पास जो भी वैल्यूज है सारी पुट करते हैं और जो अननोन है वो फाइंड हो जाएगा। ए एन की क्या वैल्यू है, 1/196608 इक्वल टू ए की क्या वैल्यू है 1/3, आर की वैल्यू आई है 1/4 और उसकी पावर में है n-1। अच्छा, 3 यहाँ पे डिवाइड में, लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 के साथ, 3 1 3, और डिवाइड में आप क्या लिख दोगे, 1966608 इक्वल टू 1/4 की होल पावर n-1। सही है। अब 3 को डिवाइड कर दो 1/9, 3 डिवाइड बाय 1966608 और मुझे आंसर बताओ।
1/65536। सही है, 1/65536 यही बोला है ना, इक्वल टू जी वन सर। अपॉन फोर की पावर n-1। अब क्या करें, यहाँ पे कोई बताएगा क्या करेंगे, कैसे होगा आगे। मुझे n फाइंड करना है। देखो, जो भी मुझे अननोन है मेरे लिए, जो मुझे फाइंड करना है, याद है एक सवाल किया था हमने मीन वाले में, am में 4.3 के अंदर, इसमें हमें n निकालना था याद। अर्थमेटिक मीन में एक अर्थमेटिक मीन की वैल्यू गिवन दी हुई थी, am की, दो नंबर्स के बिटवीन, n पावर में आ रहा था। एंड में हमने क्या किया था, n फाइंड करने के लिए, दोनों जब भी n हमें निकालना हो, कोई भी n हो या कोई भी अल्फाबेट हो, कोई भी अननोन हो, वेरिएबल हो, और वो पावर में आए, तो हम दोनों साइड पे बेस को सेम बनाते हैं। सही है, फिर बेस से बेस कैंसिल हो जाती है और पावर आपस में इक्वल हो जाती है। सही है, तभी जो है वो लेफ्ट साइड पे क्या बेस बनी हुई है, 1/4, सॉरी राइट साइड पे, तो लेफ्ट पे भी हम कोशिश करते हैं क्या बेस बनाते हैं, 1/4। तो हम ये चेक करेंगे कि ऊपर तो चलो 1 है, नीचे हमें क्या बनाना है, ये जो वैल्यू है 65,536, हम चेक करते हैं ऐसा पॉसिबल है कि ये 4 की कोई ना कोई पावर हो। तो आप क्या करो, 4 की पावर निकालो। सही है, 4 का इस 4 की पावर 2, फिर 3, 4 करो, 5 करो, 6 करो, 7 करो, 8 करो। सही है, जैसे ही 4 की पावर 8 करो, यही आएगा 65,563, ऊपर 1 और नीचे हम क्या लिख देंगे, 4 की पावर 8। सही है, इक्वल टू 1/4 की होल पावर n-1। सही है, तो 4 की पावर 8 65,563 के इक्वल होता है, तो मैंने 65,536 की जगह पे क्या लिख दिया, 4 की पावर 8। 1 के ऊपर भी तो मैं पावर कुछ भी लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो, 1 को फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने 1 की पावर क्या लिख दिया, 1 की पावर भी 8 ही है। सही है, जो 4 की पावर बने वही 1 की पावर पे लिख दो। सही है, ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे पूरी बेस 1/4 बनानी है और उसकी होल पावर रखनी है। सही है, क्योंकि राइट साइड पे भी ऐसे ही है, 1/4 है पूरी बेस और उसकी होल पावर n-1 है। तो लेफ्ट पे भी बिल्कुल मैं सिमिलर यही काम करूंगा, पूरी बेस 1/4 बनाऊंगा और उसकी होल पावर। सही है, तो जो पावर 4 की आएगी वही पावर मैंने 1 की भी ले ली है। तो अब दोनों बेसिस की, दोनों डिफरेंट बेसिस है, डिवाइड हो रही है और इनकी पावर सेम है, तो हम ऐसे लिख देंगे 1/4 और होल पावर 8 इक्वल टू 1/4 होल पावर n-1। दोनों साइड पे बेस सेम हो गई, तो बेस से बेस कैंसिल, जैसे ही बेस सेम होती है तो आप पावर को कंपेयर कर लेते हो, कंपेयर पावर्स, तब बेस से बेस कैंसिल, पावर कंपेयर हो गई, मतलब पावर आपस में इक्वल हो गई। 8 किसके इक्वल हो गया, n-1 के। 8 किसके इक्वल हो गया, n-1 के। n की वैल्यू निकालनी है, -1 8 के पास आके +1 हो गया, इक्वल टू n। n की क्या वैल्यू आ गई, 8 + 1 इज 9। सही है, तो एन 9 आ गया। इसका मतलब क्या है, आपके पास जो ये सीरीज सीक्वेंस गिवन दी हुई थी, इसमें टोटल कितनी टर्म्स है, 9 टर्म्स है। यही पूछा था ना, हाउ मेनी टर्म्स आर इन जीपी। तो ये आपके पास जो सीक्वेंस जीपी में गिवन दी गई है, इसमें टोटल कितनी टर्म्स है, 9 टर्म्स है। तो ये जो लास्ट टर्म है, ये कौन सी टर्म होगी, 9th टर्म। सही है, तो हम लिख देंगे देयर आर 9 टर्म्स इन इन द गिवन जीपी जी। सही है, इसमें देख लो कुछ पूछना है। नो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ 3 करेंगे, सही है। क्वेश्चन 3 में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द nth टर्म ऑफ द जियोमेट्रिक सीक्वेंस। आपने क्या निकालनी है, फाइंड द nth टर्म। nth टर्म मींस an, an की वैल्यू फाइंड करनी है, और किसकी, जियोमेट्रिक सीक्वेंस की। सही है, जियोमेट्रिक सीक्वेंस से सवाल में बता दिया गया है, इन अ जीपी आपने लिख दिया। ये जीपी है, जियोमेट्रिक सीक्वेंस है, उसकी एन टर्म निकालनी है इफ, और आपके पास गिवन दिया हुआ है A5/A3 इक्वल टू 4/9। सही है, मतलब दो टर्म्स का रेशो गिवन दिया हुआ है, A5 फिफ्थ टर्म और थर्ड टर्म का रेशो है 4/9, एंड A2 की वैल्यू गिवन दी हुई है 4/9, और सेकंड टर्म की डायरेक्ट वैल्यू गिवन दे दी 4/9। सही है, अच्छा, तो और बोला क्या निकालने को, आपको एंड सम निकालने को बोला गया है यहाँ पे। सही है ना, इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का, और सीक्वेंस में लिख दिया गया है कि ये कौन सी है, ज्योमेट्रिक है। अगर यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा तो हम पता ही नहीं कर सकते कि ये जीपी है या एपी है। सही है, तो इस तरीके का सवाल हमने एपी में भी किया था, वहां पे भी लिखा हुआ था कि ये एपी के अंदर है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस है, तो इसलिए इधर बता दिया गया है। सही है, चलो आओ करते हैं।
अच्छा, तो अब कैसे स्टार्ट करेंगे इसको? मुझे एन टर्म निकालना है, तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। एन टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सही। अच्छा, मुझे एन ए एन, मैंने ये क्या लिख दिया? ये तो गलत फॉर्मूला लिख दिया, एपी का लिख दिया। ए एन, जीपी में है ना, तो जीपी का क्या फॉर्मूला होता है? ए आर की पावर एन माइनस वन। सही है, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे। अब मुझे जो है वो एन टर्म निकालने के लिए, ए एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए दो चीजें चाहिए। देखो, ए एन निकालना है तो एन की वैल्यू तो एन ही रहेगी, एन की जगह पे कोई नंबर पुट नहीं हो सकता, कुछ और पुट नहीं हो सकता। लेकिन मुझे ए एन टर्म निकालने के लिए एक ए चाहिए, दूसरा आर, फर्स्ट टर्म भी चाहिए और कॉमन रेशो भी चाहिए। तो ये दोनों चीजें होंगी तो मैं एन टर्म निकाल सकता हूँ। तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर वन का नाम दे दिया, या ए का नाम दे दो, कोई भी नाम दे दो, क्योंकि मेरे पास ना ही अभी फर्स्ट टर्म है और ना ही कॉमन रेशो है। तो अब कॉमन रेशो और फर्स्ट टर्म में इन कंडीशन से निकालूंगा, ये जो मेरे पास दो गिवन है। सही है। पहले आओ, जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें फिफ्थ टर्म और थर्ड टर्म का रेशो गिवन दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं एन की जगह पे यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 5। सही है। ए एन की जगह पे आ गया 5 इक्वल टू ए कॉपी, आर कॉपी, एन की जगह पे 5 माइनस वन। सही है। तो ये ए फाइव की क्या वैल्यू आ गई? ए आर की पावर 4। सही है। इसी तरह अब मैं एन की जगह पे क्या पुट करूंगा? 3। पुट एन इक्वल टू 3। ए एन की जगह पे 3 इक्वल टू ए आर एन की जगह पे 3 माइनस वन इक्वल टू ए आर की पावर 3 माइनस वन इज 2। अब मेरे पास क्या गिवन दिया हुआ है? मेरे पास कंडीशन में एक रेशो गिवन है, फिफ्थ टर्म और थर्ड टर्म का रेशो गिवन है। क्या रेशो है? 4/9। तो ये फिफ्थ टर्म ए फाइव की मैंने क्या वैल्यू निकाली है? ए आर की पावर 4 डिवाइड में थर्ड टर्म की क्या वैल्यू निकाली है? ए आर स्क्वायर इक्वल टू 4/9। तो ए से ए क्या हो गया? कैंसिल। आर ऊपर 4 है और नीचे 2 है, तो दो आर से दो आर कैंसिल। ऊपर कितने आर रह जाएंगे? 2 आर स्क्वायर रह गया ऊपर, और डिवाइड में 4/9। तो अब आपके पास क्या हुआ यहाँ पे? आर स्क्वायर क्या हुआ? ए कैंसिल हुआ है, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। जैसे ही मैं स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लूंगा दोनों साइड पे, तो मेरे पास आर आ जाएगा, कॉमन रेशो आ जाएगा। सही है। तो एक कंडीशन से, फर्स्ट कंडीशन से मैंने क्या निकाल लिया? कॉमन रेशो निकाल लिया। तो मैंने दोनों साइड पे क्या ले लिया? इधर स्क्वायर रूट ले लिया। आर स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4/9। स्क्वायर रूट कैंसिल, आर की क्या वैल्यू आ रही है? जब भी रूट लेते हैं प्लस भी आता है और माइनस भी आता है। प्लस माइनस, ऊपर जो है वो 4 का रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, 9 का लेंगे तो 3 आ जाएगा। आर की कॉमन रेशो की क्या वैल्यू आ गई? +-2/3। चलो, अब मुझे निकालना है ए। ए निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? मुझे सेकंड कंडीशन गिवन दी हुई है। क्या गिवन दिया हुआ है? A2, मतलब सेकंड टर्म की वैल्यू गिवन दी हुई है। तो अब मैं इक्वेशन वन में एन की जगह पे 2 पुट करूंगा। सही है। अब मैंने लिखा है इधर पुट एन इक्वल टू 2 इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन, ए एन की जगह पे आ गया 2 इक्वल टू ए, ए है ना आगे, और आर की पावर एन माइनस वन। ए आर की पावर एन माइनस वन, एन की जगह पे 2 माइनस वन। सही। ए टू की मुझे वैल्यू गिवन दी हुई है। ए टू की क्या वैल्यू है मेरे पास गिवन? 4/9। तो ए टू की जगह पे मैं उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, 4/9 इक्वल टू ए आर की पावर 2 माइनस वन, आर ही हो जाएगा। तो 4/9 इक्वल टू ए आर की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, +-2/3। दोनों एक साथ पुट कर देते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो अब आपके पास क्या होगा? ये 3 डिवाइड में है, 4 के पास क्या आके क्या हो गया? मल्टीप्लाई। और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 उधर दूसरी साइड पे जाके 9 के पास चला जाएगा। सही है, डिवाइड में चला जाएगा, जैसे 9 डिवाइड में इक्वल टू ए। ये प्लस माइनस था, तो अभी प्लस माइनस हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। लेफ्ट, राइट पे था, लेफ्ट पे शिफ्ट कर दो। सही है। 4 और ये 2 और 4 कैंसिल, ऊपर सिर्फ 2 रह गया। ए की ए इक्वल टू प्लस माइनस, ऊपर सिर्फ 2 रह गया। और ये 3 और 9 कैंसिल, तो नीचे सिर्फ 3 रह गया। तो ए की वैल्यू भी क्या आई है? +-2/3 आई है। अगर आर की वैल्यू भी +-2/3 आई है, और ए की वैल्यू भी +-2/3 आई है, दोनों सेम आ गए। सही है। ये इत्तेफाक हुआ है, ये वैल्यूज की वजह से हुआ है। सही है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सिनेरियो के अंदर, हर को इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आर और ए सेम है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये सेम इस वजह से आया है क्योंकि देखो, फिफ्थ टर्म और थर्ड टर्म का रेशो की वैल्यू भी 4/9 थी, और सेकंड टर्म भी 4/9 था, इस वजह से सेम आया है, और कोई दूसरा रीजन नहीं है। अच्छा, अब मैंने क्या किया है? एक ए भी निकाल लिया, फर्स्ट टर्म भी निकाल ली, सॉरी हाँ, ए भी निकाल लिया और आर भी निकाल लिया, दोनों चीजें निकाल ली है ना। तो अब मैं सिंपली क्या करूंगा यहाँ पे?
फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, इक्वेशन 1 के अंदर मैं आर की वैल्यू भी पुट कर दूंगा, ए की वैल्यू भी पुट कर दूंगा, सही है। तो मेरे पास जो है वो इधर एन टर्म का जनरल फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब जनरल टर्म का फॉर्मूला आ जाएगा, एन टर्म आ जाएगी। तो अब मैंने दोनों वैल्यूज को पुट कर देना है, पुट ए एंड आर इन इक्वेशन 1, सही। तो ए एन इक्वल टू ए की जगह पे लिख देंगे 2/3, और आर की जगह पे भी लिख देंगे 2/3, सही है। अब क्या है, एक मर्तबा ए की वैल्यू प्लस है और आर की वैल्यू भी प्लस है, अगर ए प्लस होगा तो आर भी प्लस ही होगा, और अगर ए माइनस होगा तो आर भी माइनस का ही होगा। तो अब हम क्या करें यहाँ पे, तो दोनों के साथ प्लस माइनस लिख देते हैं, कोई मसला नहीं है, एक साथ ही लिख देते हैं, एक साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि कोई फर्क इधर पड़ेगा नहीं। तो ए की वैल्यू भी प्लस माइनस 2/3 लिख दी, और आर की वैल्यू भी प्लस माइनस 2/3 लिख दी, लेकिन आर की पावर में है n-1, सही है। अब इधर देखो दोनों बेसिस सेम है, ए एन इक्वल टू, ये पूरी बेस है, प्लस माइनस 2/3 ये पूरी बेस है, सही है। जो फर्स्ट बेस है उसकी पावर 1 है, और दूसरी बेस भी बिल्कुल सेम है, प्लस माइनस 2/3, और उसकी पावर है n-1। ये दोनों बेसिस सेम है, हम बेस को एक मरतबा लिखेंगे और इनकी पावर्स को क्या कर लेंगे, ऐड, 1 प्लस n-1, सही है। तो -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास एन टर्म का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, प्लस माइनस 2/3, सही है। इसमें देख लो कुछ पूछना है। No, sir. एक मिनट, मैंने एक चीज नहीं लिखी अभी भी, प्लस माइनस 2/3 और पावर में क्या रह जाएगा, एन, एन भी तो लिखना है पावर में बस, सही है। यहाँ तक है, कोई भी क्वेश्चन है देख लो। No, sir. हमने Clear है. 4 सवाल कर लिए हैं। अब जो बाकी के रिमेनिंग 4 क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे, फिर ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाएगी।